हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर जो है आर्थिकी का लेक्चर, आर्थिक घटनाओं की वार्षिकी का लेक्चर यह होगा। और इसमें जो नए वाले अपडेटेड जो वार्षिकी आर्थिकी के इकोनॉमिक्स वगैरह के जो डेटा हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे और बेहतर तरीके से देखेंगे। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको रेगुलर मॉर्निंग में क्विज होते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करिए। अभी थोड़ा करंट अफेयर से खाली हूँ तो कुछ और सब्जेक्ट पढ़े जाएंगे और क्विज की संख्या बढ़ाई जाएगी। आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय अब बचा हुआ है, बेहतर तरीके से लेक्चर देखिए, बार बार रिवाइज करिए। हम तो लगातार लगे हुए हैं लेकिन देख रहे हैं कि लोग थोड़ा स्लो हो गए हैं, तो जिसके अंदर आग बुझ जाएगी तो वो फिर 12 जून के बाद वही आग फिर से जलानी पड़ेगी और फिर 1 साल बाद एग्ज़ाम होता है तो आग जलती नहीं है। लास्ट टाइम में जो एक्टिव नहीं रहेगा उसके साथ समस्याएं ही हैं और हम नहीं चाहते किसी के साथ समस्या हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री 100 अरब डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। 100 अरब डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। 100 अरब डॉलर से अधिक, ओके। रिलायंस इंडस्ट्री 100 अरब डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। चैनलिसिस के ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में भारत 21वें स्थान पर है। क्या है? क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म है चैनलिसिस, नाम है चैनलिसिस, उसके ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, आर्थिकी वाले डेटा हैं और यहाँ पर डेटा जो है कि घटना सार के भी कुछ लिए गए हैं, कुछ घटना चक्र के। हमने आपको शुरू में ही कहा था कि दोनों किताबें आप लोग रख लीजिएगा क्योंकि दोनों ही अपने अपने हिसाब से बेहतर हैं। ठीक है, तो चैनलिसिस के ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में भारत 21वें स्थान पर है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म चैनलिसिस द्वारा लगातार दूसरा डेटा है। क्रिप्टो करेंसी परिसंपत्तियों में इथेरियम सबसे उल्लेखनीय लाभार्थी है। इथेरियम, अब इथेरियम क्या है? ये क्रिप्टो करेंसी में है ना। भारत जो है 21वें स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पर है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है। ओके, तो यूएसए के बाद कौन है? यूके, यूनाइटेड किंगडम है। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पर जो है कि जर्मनी है। भारत जो हमारा है वो 21वें स्थान पर है, इतना याद रखिए। ठीक है, बस क्या हमने देखा? चैनलिसिस के डेटा में क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत 21वें स्थान पर है, यूएसए जो है कि पहले पर है और यूके जो है दूसरे पर और जर्मनी तीसरे स्थान पर है। ओके, भारत 21वें स्थान पर है। ठीक, ईएसजी से जुड़े मामले के लिए सेबी की सलाहकार समिति। ईएसजी से जुड़े मामले के लिए सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या इनके अध्यक्ष कौन बने हैं? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, माधुरी पुरी बनी है ना, माधवी पुरी बनी है सेबी की। सेबी एक्ट कब आया था ये कमेंट करिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो सेबी ने प्रतिभूति बाजार में पर्यावरण, सामाजिक और शासन, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, ईएसजी से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए एक समिति का गठन मई 2022 में किया। इस समिति के सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवनीत मुनोट करेंगे अध्यक्षता इसकी, है ना। अध्यक्षता इसकी नवनीत मुनोट करेंगे। सेबी के द्वारा ईएसजी के लिए जो सलाहकार समिति बनी है उसकी अध्यक्षता नवनीत मुनोट करेंगे। ओके, याद रखिएगा और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको कमेंट करिए। अब 2021-22 में भारत के विदेशी व्यापार के अनंतिम आंकड़े हैं। भारत के विदेशी व्यापार के अनंतिम आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय ने अप्रैल 2022 में जारी किए, है ना, अप्रैल 2022 में जारी किए। निर्यात की बात करें तो 419.65 अरब डॉलर। याद रखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन याद रखिए निर्यात जो है कम है, निर्यात भारत से कम हो रहा है, कम, और आयात 611.89 डॉलर हो रहा है ना, कि मतलब निर्यात ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, आयात ज़्यादा हो रहा है भारत में, है ना, ये चीज़ है। और जब हम लोग पढ़े थे, जब इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पढ़े थे, आप इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट है उसका एक लेक्चर इसमें नहीं कंप्लीट होगा, इसमें अपडेटेड डेटा जो है वो कंप्लीट होंगे। वैसे भी ये लेक्चर 30 मिनट से ऊपर जाने वाला है, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और पहली वाली लिंक होगी उस पर जाइएगा, उसको देख लीजिएगा बजट, और वो बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। घटनासार नई वाली बुक में बेहतर तरीके से टिक कर लीजिएगा अगर आप नहीं पढ़े हैं तब, है ना। तो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। तो निर्यात भारत का ज़्यादा होता है और निर्यात भारत का कम है और आयात ज़्यादा है।
देश का 100वां यूनिकॉर्न बना। 100वां यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न क्या होते हैं, कई बार हमने पूछा है यूनिकॉर्न क्या होते हैं, ये आप लोग कमेंट करिएगा। भारत का 2011 में पहला यूनिकॉर्न जो था इनमोबी था। यूनिकॉर्न क्या था, इनमोबी था पहला यूनिकॉर्न। 2011 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाली पहली भारतीय स्टार्टअप थी मोबाइल विज्ञान कंपनी इनमोबी। ठीक है। भारत का 100वां यूनिकॉर्न तब मिला जब नियो बैंकिंग फिनटेक पोर्टल ओपन ने अपने मूल्य को $1 बिलियन से अधिक तक बढ़ाने के लिए नई पूंजी जुटाई। तो पहला जो भारत का यूनिकॉर्न था 2011 में इनमोबी था, और 100वां यूनिकॉर्न जो है ओपन, ठीक है, ओपन है। बस याद रखिए इतना। ओके, यूनिकॉर्न क्या है कमेंट करिएगा। मौद्रिक नीति नई वाली आई है, ये मटेरियल घटना चक्र से उठाया गया है। तो मौद्रिक नीति जो आई है नई वाली, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी हुई है। तो बताइएगा कौन सी समिति ने एमपीसी बनाने के लिए बात की थी। जो एमपीसी है वर्तमान में, उसने निर्धारित किया है कैश रिजर्व रेशियो, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। जो बैंक होते हैं, मान लीजिए यूनियन बैंक है, तो यूनियन बैंक कुछ पैसा रखते हैं, 4% रखते हैं कैश रिजर्व रेशियो। किसके पास रखते हैं, ये आरबीआई के पास रखते हैं। ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो 4%। एसएलआर जो है, एसएलआर 18% है। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर जो है बैंक अपने पास खुद रखते हैं, और ये गोल्ड वगैरह के फॉर्मेट में भी हो सकता है। ओके। रेपो रेट की बात करें, रेपो रेट अल्पकालिक जो ऋण लेते हैं, ये यूनियन बैंक वगैरह जो अल्पकालिक ऋण लेते हैं उसको रेपो रेट कहते हैं। वो 4.40% कर दिया गया है। 4% से 4.40 इसको बढ़ाया गया है। स्थिर रिवर्स रेपो रेट जो है कि 3.35% है। रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई को आवश्यकता होती है तो बैंकों से लेता है ना, बैंकों से पैसा लेता है। तो इसीलिए रिवर्स जब होता है तो वो हमेशा सस्ते में ही लेता है आरबीआई, है ना। तो रिवर्स रेपो रेट, तो रेपो रेट 4.40, रिवर्स रेपो रेट 3.30। एमएसएफ है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो इसको कहते हैं, ये 4.65 है। और अस्थाई जमा सुविधा दर, बैंक रेट याद रखिए, इसको भूल जाइए, बैंक रेट याद रखिए, बैंक दर है, लंबे समय के लिए ऋण दिया जाता है तो 4.65 है। एमएसएफ और बैंक दर सेम है, एमएसएफ और बैंक दर सेम है। रिवर्स रेपो रेट 3.35 है और हमेशा रेपो रेट से कम ही होता है ना। तो 4.40 रेपो, 3.35 रिवर्स रेपो। CRR जो है कि 4% है, एसएलआर जो है 18% है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डेटा सीधे मिलाने के लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 4 मई का ये डेटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। HDFC लाइफ PRI में शामिल। HDFC लाइफ जो है प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट में हाल ही में शामिल हो गया। HDFC लाइफ संयुक्त राष्ट्र समर्थित प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट में हाल ही में शामिल हो गया, जो दीर्घकालीन मूल्य निर्माण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है। प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट क्या है? प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट की स्थापना 2005 में तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव और दुनिया के सबसे बड़े संस्थागत निवेशकों के एक समूह द्वारा की गई थी। यह रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट का दुनिया का प्रमुख प्रस्तावक है। इसका उद्देश्य पर्यावरण, सामाजिक और शासन कारकों के निवेश निहितार्थों को बेहतर ढंग से समझना और इन कारकों को अपने निवेश और स्वामित्व निर्णयों में शामिल करने में निवेशक हस्ताक्षरकर्ताओं के अपने वैश्विक नेटवर्क की सहायता करना है। ठीक है, याद रखिएगा, HDFC लाइफ इसमें हो गया। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 कंपनियों की सूची फोर्ब्स की जारी हुई है। तो इस सूची में नंबर 1 पर ग्लोबल 2000 में वर्कशायर हैथवे है, अमेरिका की कंपनी वर्कशायर हैथवे। रिलायंस इंडस्ट्री जो है, रिलायंस इंडस्ट्री अंबानी जी वाली 53वें स्थान पर है ना। 2000 में टॉप 2000 में, मतलब 2000 में फोर्ब्स की सूची में भारत की 10 कंपनियां हैं। 2000 कंपनियों में, ग्लोबल 2000 कंपनियों में सिर्फ 10 कंपनियां हैं। पहले नंबर पे और 53वें स्थान पे वर्ल्ड लेवल पे रिलायंस है। ओके, और 105वें नंबर पर SBI है। HDFC बैंक 143 पर है। ICICI 204 पर है। ओके, ठीक है। औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक दूसरे, और चीन के औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको है, सऊदी अरामको तीसरे पर है। तो पहले पे है वर्कशायर हैथवे, दूसरे पे चाइना की औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक, तीसरे पर सऊदी अरब की अरामको है। ओके,
बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य इनका आधार है इस प्रकार की रैंकिंग देना। 10 भारत की कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्री 53, SBI 105, HDFC 143, ONGC भी है, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट HDFC, और TCS जो है कि 384 पे है, 384। टाटा स्टील जो है, टाटा स्टील भी है, एक्सिस बैंक भी है। तो टॉप 2000 में वर्कशायर हैथवे नंबर 1 पर है, और भारत की कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्री, भारत की कंपनी जो नंबर 1 पर वो है 53वें स्थान पर। फिर उसके बाद कुछ कंपनियां हैं, और औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक चीन का दूसरे नंबर पर है, सऊदी अरामको तीसरे पर है। ओके, सऊदी पेट्रो कंपनी अरामको बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। सऊदी पेट्रो कंपनी, पेट्रोलियम की कंपनी सऊदी अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, याद रखिएगा, सऊदी अरामको मूल्यवान। फोर्ब्स की सूची में यह तीसरे नंबर पर है 2000 कंपनियों में। फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची, सबसे ज़्यादा पेड मतलब पैसा देने वाले फोर्ब्स की सूची है। हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची में लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, और किस देश के साथ खेलते हैं या किस स्पोर्ट्स क्लब के साथ ये खेलते हैं, तो ये कमेंट करिएगा। पिछले लेक्चर में हमने घटना चक्र वाले में बताया था। ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, ठीक है, पहले नंबर पे हैं हाईएस्ट पेड एथलीट में फोर्ब्स की सूची में। इस सूची में भारतीय खिलाड़ियों में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली का नाम है। विराट कोहली बड़े मूल्यवान है, बहुत पेड हैं, ओके, बहुत पैसा देना होता है। मेसी हैं, फिर लेब्रॉन जेम्स हैं, और उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो तीसरे नंबर पे हैं। रोनाल्डो तीसरे पे, लेब्रॉन जेम्स दूसरे पर है। ओके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाई होने वाला पहला बैंक। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाई होने वाला पहला बैंक। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाई होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। यह फ्रेमवर्क ढांचा विनियमित संस्थानों के बीच वास्तविक समय के आधार पर वित्तीय जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। वित्तीय सूचना प्रदाताओं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर वगैरह वगैरह जो लिखा है, बस इतना याद रखिए। अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाई होने वाला पहला बैंक हो गया है। तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया में स्थित ब्रिटली इलेक्ट्रिक इंक तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है अप्रैल 2022 में, है ना, अप्रैल 2022 में की है, 2024 तक शुरू हो जाएगी तेलंगाना में। ओके, ठीक है। आगे, आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी हुई। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ। रिपोर्ट में वर्ष 2021 में वैश्विक विकास दर 6.1, विश्व की विकास दर की बात हो रही है, 2021 में 6.1, 2022 में 3.6 और 2023 में 3.6 ही रहने का अनुमान है ना। तो वैश्विक जो जीडीपी 6.1 2021 में, 2022 2023 में 3.6 आईएमएफ का डेटा ये कह रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और भारत की विकास दर 2021 में 8.9 अनुमानित है, 22 में 8.2 और 23 में 6.9। अब ये डेटा जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैश्विक जीडीपी आईएमएफ क्या कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कि वैश्विक जीडीपी 2021 में 6.1, 22 में 3.6, 23 में 3.6, भारत की 2021 में 8.9, 2022 में 8.2 और 2023 में 6.9। ब्रिक्स देशों में भारत की विकास दर सर्वाधिक है। बस ठीक है। अभी और डेटा हम बताएंगे आपको। धनलक्ष्मी बैंक ने कर संग्रह के लिए सीबीडीटी और सीबीआईसी से समझौता किया। धनलक्ष्मी बैंक ने सीडीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल केंद्रीय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के साथ समझौता कर लिया है। धनलक्ष्मी बैंक कर संग्रह के लिए, है ना, याद रखिएगा। डफ एंड फेल्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट जारी हुई। डफ एंड फेल्स की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट जारी की गई, 7वां संस्करण है। शीर्षक डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 2021 में लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में स्थान दिया गया। नंबर 1 पर विराट चाचा 5वीं बार, है ना, और रणवीर चाचा दूसरे नंबर पे हैं, और कौन है तीसरे नंबर पे हैं? अक्षय कुमार हैं, वही विमल अक्षय कुमार तीसरे पर। आलिया भट्ट आंटी जी चौथे नंबर पे हैं, है ना। तो आलिया भट्ट चौथे नंबर पे हैं, विराट कोहली पहले नंबर पर, रणवीर सिंह, फिर अक्षय कुमार, फिर आलिया भट्ट, उसके बाद धोनी जी हैं। तो डफ एंड फेल्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट में, ठीक है।
एलन मस्क तो कह रहे थे कि ट्विटर को खरीद लेंगे, लेकिन उसको रोक लग गई। मैसूर में बैंक नोट इंक यूनिट वर्डिका राष्ट्र को समर्पित। बैंक नोट इंक यूनिट वर्डिका राष्ट्र को समर्पित हुई है। मैसूर में टीपू सुल्तान है ना, कर्नाटक, तो मैसूर में बैंक नोट इंक यूनिट वर्डिका राष्ट्र को समर्पित। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने 28 मार्च 2022 को मैसूर में आरबीआई नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड की स्याही निर्माण वर्डिका राष्ट्र को समर्पित किया। कहाँ पर? मैसूर में। ठीक है, यह इकाई कलर शिफ्ट इंटैग्लियो इंक का भी निर्माण करती है। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर ने एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिए आधारशिला रखी। बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 5 में शामिल है। बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजीकरण पर ब्लूमबर्ग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बाजार पूंजीकरण में भारत 5वें नंबर पर है, अमेरिका पहले पर है, चीन दूसरे पर है, जापान चौथे पे, जापान तीसरे पे, हांगकांग चौथे पे। अमेरिका, चीन, जापान, हांगकांग के बाद भारत 5वां शीर्ष 5 में शामिल हो गया है। निर्यात तत्परता सूचकांक, नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ 25 मार्च 2022 को निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 का दूसरा संस्करण जारी किया। गुजरात नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर है। गुजरात टॉप पर दूसरी बार, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, कर्नाटक तीसरे पे, तमिलनाडु चौथे पे, हरियाणा 5वें पे। गुजरात से नीचे जाइए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटक, और कर्नाटक से थोड़ा सा बाएं ले लीजिए गाड़ी अपनी तो तमिलनाडु पहुंचेंगे। फिर तमिलनाडु से कहिए कि चलिए अब हरियाणा घुमाते हैं। तो टॉप 5 ये हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है निर्यात तत्परता सूचकांक में। ओके, इसके बाद गोवा और जम्मू कश्मीर का स्थान है। ओके, तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश आपका 6वें नंबर पर है। उत्तर प्रदेश 6वें पर है। ओके, याद रखिएगा। लक्षद्वीप एकदम आखिरी नंबर पर है, 35वें पे अरुणाचल, फिर मिजोरम है। तो इस प्रकार से है कुछ। और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद गोवा और जम्मू कश्मीर का स्थान है। गोवा केंद्र शासित प्रदेश थोड़े हैं, दिल्ली के बाद गोवा होगा, दिल्ली के बाद उड़ीसा है, फिर गोवा है, यहाँ नीचे देखिए, है ना। तो याद रखिए निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात लगातार दूसरे वर्ष टॉप पर, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, फिर हरियाणा, हाँ तमिलनाडु है, फिर हरियाणा है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। लक्षद्वीप आखिरी नंबर पर। क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो ने विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है। क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो लंदन में स्थित है। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ सहयोग किया है ना। इलेक्ट्रॉनिक मनी फर्म डिपोकैट नेक्सो की कार्ड जारी करता है। इस कार्ड के माध्यम से निवेशक क्रिप्टो संपत्ति के कानूनी मूल्य के 90% हिस्से को खर्च करने में सक्षम हो गए। मतलब कार्ड देंगे अब क्रिप्टो का खर्चा करने में, तो नेक्सो और डिपोकैट कार्ड जारी करेगा। आईपीपीबी की फिनक्यूलेशन नामक पहल, आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने फिनक्यूलेशन नामक पहल शुरू की है। फिनक्यूलेशन वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों का सहनिर्माण और नवाचार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने की एक पहल है। फिनक्यूलेशन भाग लेने वाले स्टार्टअप के साथ समावेशी वित्तीय समाधान बनाने के लिए आईपीपीबी का एक अस्थायी मंच होगा। तो फिनक्यूलेशन, आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ब्रांड फाइनेंस की शीर्ष 500 कंपनियों की सूची, ब्रांड फाइनेंस की है 500 कंपनियों की सूची, है ना। इस सूची में एप्पल कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दुनिया के मूल्यवान ब्रांडों में अमेजन दूसरे पर, अमेजॉन ठीक है, अमेजॉन दूसरे पर, गूगल तीसरे पर है, और टिकटॉक सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत में तो बैन है लेकिन सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है, सब डांस उन्स कर रहे हैं उसी पे। ब्रांड फाइनेंस की शीर्ष 500 कंपनियों की सूची में एप्पल नंबर 1 पर, अमेजॉन दूसरे पर और गूगल तीसरे नंबर पर है। टिकटॉक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में राजस्थान अग्रणी। सौभाग्य सहज हर पीएम सौभाग्य था ना, सहज हर घर बिजली योजना 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था। 25 सितंबर 2017 को याद रखिएगा। पहले स्थान पर जो है कि राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड एलोन सिस्टम के माध्यम से इतना घरों का विद्युतीकरण किया गया, राजस्थान का किया गया, फिर छत्तीसगढ़ का, फिर तीसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है, फिर असम है। याद रखिएगा, तीसरे नंबर पर यूपी, चौथे पे असम है,
ओके, राजस्थान पहले पे, छत्तीसगढ़ दूसरे पे, यूपी तीसरे पे, फिर असम है। हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इस पहल के तहत शून्य लाभार्थी थे। याद रखिएगा, हिमाचल, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में शून्य लाभार्थी इसके थे। चलिए, इस योजना के तहत 60% अनुदान जो कि देती थी सरकार और 10% राज्य को खर्च करना होता, 30% राशि बैंकों ने बतौर ऋण के रूप में प्रदान की। विशेष राज्य जो स्पेशल स्टेटस राज्य जो हों उनको 85% अनुदान दिया गया, 5% ही खर्च करना था, बाकी 10% बैंक। द वेल्थ रिपोर्ट 2022, द वेल्थ रिपोर्ट, नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2022 में अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या 2021 में 11% सालाना बढ़कर 145 अरबपतियों की हो गई, जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि है। ओके, इस सूची में यूएस से पहले पर, चीन दूसरे पर है और भारत जो है कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे, जिसमें भारत में 145 अरबपति हैं और भारत में बेंगलुरु में सर्वाधिक अरबपति हैं और दिल्ली में दूसरे नंबर पे हैं, है ना। तो अमेरिका, चीन, भारत के बाद। और यह रिपोर्ट किसकी है? यह रिपोर्ट है नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट, नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट। ओके, डाबर भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी है और हिमाचल प्रदेश में इसने पर्यावरण बचाओ नामक आंदोलन भी शुरू किया है। नीति आयोग का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग का है और इसमें बताया गया है कि बिहार में सर्वाधिक निर्धन लोग हैं, बिहार में 51.91%, फिर झारखंड में, फिर उत्तर प्रदेश में 37.79%। याद रखिएगा, डेटा याद रखिएगा, बिहार का 51.91, झारखंड 42.16, उत्तर प्रदेश 37.79, एमपी चौथे नंबर पर है, फिर मेघालय है। ओके, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित क्षेत्रों में दादरा और नगर हवेली में सर्वाधिक निर्धन लोग हैं। ओके, और सबसे कम निर्धनता वाले राज्यों में केरल है, केरल में निर्धन लोगों की संख्या बहुत कम है। सर्वाधिक निर्धन तो आप देख लिए, सबसे कम निर्धन केरल में, उसके बाद गोवा में है, फिर सिक्किम में है ना। तो नीचे मतलब टॉप पर जो है जहाँ पे निर्धनता नहीं है तो केरल, गोवा, फिर सिक्किम। और हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में दादरा और नगर हवेली में सर्वाधिक निर्धन है और पुडुचेरी में एकदम नहीं है। बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, मेघालय टॉप हैं। ठीक है, पुडुचेरी में एकदम नहीं, दिल्ली यहाँ पर बीच में, यहाँ भी निर्धन है 4.79%। कहाँ गए आप? कुछ देखना है। हाँ, अभी प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 2021-22 में 91,723 रहने का एनएसओ का अग्रिम अनुमान है। 91,723 प्रति व्यक्ति आय। हमारी भी उतनी ही, आपकी भी उतनी ही, आपके पड़ोसी की उतनी ही, आपके वो जो नीचे आदमी रहता है उसकी भी, वो बगल वाला उसकी भी, सबकी 91,723 रुपये सरकार हमको दे, है ना। आपको भी दे, हमको भी दे। 91,729 है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम है, जो पिछली बार 85,110 थी 2021 में, 85,110 थी, ऐसा अनुमान एनएसओ का है। ठीक है, याद रखिएगा। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कहाँ पे ये किया गया है? तो शशिकांत दास, आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास द्वारा बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत की गई है, स्वतंत्र बोर्ड के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा, जिसके पहले अध्यक्ष के रूप में सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। ओके, याद रखिएगा, ये घटना चक्र से मटेरियल लिया गया है। वर्डिका से आई हो गई। एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड, एनपीसीआई और अन्य 4 बैंक कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, एसबीएम बैंक और एचडीएफसी बैंक मिल के खोले हैं, है ना। क्या खोले हैं कि रुपे कार्ड जारी किए हैं इतने बैंक मिल के। इसके पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो था पहला था जिसने एमएसएमई रुपे कार्ड जारी किया था। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इसलिए ध्यान से कदम रखिएगा। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 है, याद रखिएगा, IC15 है। एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया। एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया गया। फलस्वरूप एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हो गया। ओके, तो जो दूसरी अनुसूची में शामिल हो गया 1934 वाले में RBI एक्ट के, तो उसको अनुसूची में शामिल होने वाला अनुसूचित बैंक कहा जाएगा। तो एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया। 2013 में गठित नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों के आधार पर पेमेंट्स बैंक की स्थापना की गई थी। नचिकेत मोर कमेटी की
सिफारिशों पर। एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला पेमेंट बैंक है जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। पेटीएम पेमेंट बैंक अनुसूचित बैंक का दर्जा इसको भी मिल चुका है, 1934 में भी अनुसूचित हो चुका है। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, अब बहुत ध्यान से, मनीला स्थित एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें एशिया की जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2022 के लिए 5.2% अनुमानित है, 2023 के लिए 5.3। एशिया की जीडीपी 5.2, 5.3 कौन निकाला, क्या रिपोर्ट है, आपका कर्तव्य याद करिए। ठीक है, इतना अनुमानित की गई है। और रिपोर्ट के अनुसार भारत के लिए क्या कहें कि भारत की 2021 में 8.9, 2022 में 7.5, 2023 में 8%। ओके, ठीक है, याद रखना आपका काम है, याद रखिएगा। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट 2022, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट विश्व बैंक समूह की है, वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022। 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.3%, 2021 में 8.3%, 2022 और 23 में 8.7 और 6.8 क्रमशः। ये अनुमान है किसका, वर्ल्ड बैंक का, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट में। ओके, 2021 में वैश्विक दर की बात की है कि 5.5 की बात की है 2021 में। ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक वृद्धि दर भारत की है। और विश्व आर्थिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2022 में ये IMF जारी करता है। यूपीएससी के लिए बहुत पेटेंट क्वेश्चन है ये सब, है ना, यूपीएससी खूब पूछता है और यूपीपीसीएस डेटा देगा आपको, इस बार बढ़िया से देगा। तो इसलिए जो जो डेटा बताए गए हैं याद कर लीजिए, अगर डेटा आ गया है ना, तो अगर सही कर ले गए, जो डेटा सही कर लिया, बहुत रेयर लोगों का सही होता है, जो सही कर लिया उसका सिलेक्शन पक्का। क्योंकि और आपकी वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए जो सबके सही हो रहे हैं, है ना, वो क्वेश्चन अगर गलत होंगे, जो सबके सही हो रहे हैं वो गलत होंगे, तब तो आप ऐसे ही पीछे हो जाओगे। बाकी वाले में लड़ाई चलती है, जैसे ये इसमें लड़ाई चलती है ना। तो IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी हुई, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2021 के लिए 8.9%, 2022 और 2023 के लिए 2022 के लिए 8.2 और 2023 के लिए 6.9 अनुमानित है। ओके, वह 2021 में वैश्विक जीडीपी के बाद 6.1, 2022 और 2023 में 3.6। भारत में सबसे मूल्यवान हस्तियां डफ एंड फेल्स क्रॉल बिजनेस के द्वारा इसमें बताया गया, वो तो बता चुके हम। विश्व आर्थिक स्थिति संभावना रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को 5.5% अनुमानित किया गया है। ओके, 2021 के लिए इसी अवधि में भारत की जीडीपी दर वृद्धि दर 9% अनुमानित है, 9% 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट निकाला है ना। अरबपतियों की सूची इसको देख लीजिएगा घटना चक्र में, है ना, इसको घटना चक्र में पढ़ाया जा चुका है, घटना चक्र वाले में इसको पढ़ाया जा चुका है पहले भी। तो यहाँ पर जो जो डेटा दिए गए हैं इतने बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर डेटा से आयोग में जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर डेटा उठाए तो यहाँ से डेटा आपको खींच के मारेंगे, और अगर बेहतर तरीके का खिलाड़ी होगा तो बढ़िया से कैच करेगा, और खिलाड़ी सही नहीं होगा, हथियार चलाना नहीं जानता होगा, तो वो जो है कैच नहीं कर पाएगा, और फिर उसके सीधे सीने में आकर तीर लगेगा, तो फिर वही होगा, दिल चीर के देख तेरा इनाम होगा। तो सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन करिए। एक लेक्चर और बचा हुआ है, संभवतः आज नहीं तो कल कंप्लीट कर देंगे उसको भी। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जो क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर ज़रूर करिएगा।